नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज प्रदेश के जाने माने लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री व नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी का व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें छात्रों से साझा की। आइए देखते हैं विशेष कवरेज संवाददाता प्रखर शुक्ला के साथ। तो ये जो कैपिटल एक्यूमुलेशन, कैपिटल फॉर्मेशन में हमारा पैसा लगना चाहिए, वो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में जा रहा है। इंडिया में पॉलिसीज़ तो बहुत हैं, देखिए जो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ट्रांसपेरेंसी है ना। बेनिफिशरीज मिस आउट हो रहे हैं, फिर मिडिल मैन की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, चाहे डीबीटी हो रहा है बट स्टिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम। जो एक्चुअल में हम लोगों को जो करना चाहिए उस पे हम लोग काम नहीं कर रहे। हम लोग सिर्फ ऊपर चीज़ें देखते हैं, ग्राउंड लेवल पे क्या है किसी को कोई मतलब नहीं है। एक ज़माना था नेहरू जी के ज़माने में, जबकि जो लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले लोग थे वो प्रोमिनेंट माने जाते थे और वही विद्वान माने जाते थे। मैं प्रखर शुक्ला, इस समय मैं मौजूद हूं लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार के ठीक बाहर। आज यहां पर नोबेल प्राइज़ पुरस्कार विजेता जो अर्थशास्त्र में और जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं, वो प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी का यहाँ पर आज एक बहुत अच्छा लेक्चर हुआ है, जिसमें उन्होंने देश की इकोनॉमी पे रिलेटेड काफ़ी सारी बातें की। और उनके लेक्चर को सुनने के लिए जो यहाँ पे छात्र आए थे, हम आज उन्हीं छात्रों से बातचीत करेंगे कि इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद उन्हें क्या क्या सीखने को मिला और अभी जो आगामी जो अभी हमारा बजट अभी पेश हुआ उसमें इन छात्रों की क्या राय है। हम इन तमाम विषयों पर आज जानेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? दीप्ति से। दीप्ति जी, ये बताइए, अभी प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी आते हैं और लेक्चर देते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स पे, और जो हमारे देश की इस समय जो ग्रोथ को, जो डेवलप कर जीडीपी वगैरह तमाम चीज़ों पर उनका लेक्चर होता है। आपने उस लेक्चर को अटेंड किया, आपको क्या क्या सीखने को मिला? बहुत सारे एस्पेक्ट्स उन्होंने बताए, तो उनमें से मेनली यही था कि हमारा जो मॉडल है वो हम काफ़ी ब्रॉड लेवल पर लेकर आते हैं, पर लेकिन वही अगर मॉडल हम ज़मीन पे देखें तो वो जितना हम बड़ा तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं उतने बड़े तरीके से वो ज़मीन पे नहीं आ सकता है। तो एक यही कहा कि हमको उस पर फोकस करना चाहिए कि पूरी तरीके से मॉडल अप्लाई हो ज़मीन पे। उसके अलावा इन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड बताया कि एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन कैसी है, उसमें हमको क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए। जैसे कि एक इन्होंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बोला, लर्निंग बाय डूइंग, कि जो बच्चे हैं, हाँ, लर्निंग बाय डूइंग इट मीन्स, हाँ, प्रैक्टिकली, कि अगर आप, एक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि मार्केट मार्केट मैथमेटिक्स, जैसे कि आप रोड साइड का जो बच्चा बैठा होगा, अगर वो जैसे सब्जी बेच रहा है उसकी कैलकुलेशन बेटर होगी देन कंपेयर टू वही बच्चा स्कूल में लेकर आओ, उसकी कैलकुलेशन उतनी अच्छी नहीं होगी। और पर लेकिन वो बच्चे का कॉन्फिडेंस लो है क्योंकि वो रोड साइड पे बैठा है, गरीब है। तो एक यही बताया कि गरीबी जो है कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। और यही सारे टॉपिक्स जो देश को लेकर के और जो यानी जो करंट यूथ है, इन पर भी उन्होंने बातचीत की कि करंट यूथ को कैसे क्या काम करना। मैम, ये आपका शुभ नाम? मैम सलोनी शर्मा। सलोनी जी, बताइए, अभी प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी आते हैं, पॉवर्टी पर बात करते हैं और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर भी बात करते हैं, और आप एज अ स्टूडेंट आपने उनके लेक्चर को अटेंड किया। आपके मन में क्या क्या प्रश्न आए थे जो आप अभिजीत बैनर्जी से, अगर आपको मौका मिले तो आप पूछना चाहेंगे? उन्होंने एक बात करी थी द पावर ऑफ स्मॉल थिंग्स की, मतलब जैसे कि हम ग्राउंड लेवल पर कोई भी स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आई टेक द एग्जांपल ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। ही एक्सप्लेन थ्रू द राशन स्कीम, यहाँ का नहीं, उन्होंने एक बाहर की कंट्री का एग्जांपल लिया था, बट सेम फॉर आवर कंट्री एज वेल, क्योंकि हमारी कंट्री में भी स्कीम चली रही है पीडीएस की। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे बेनिफिशरीज़ हैं जो मिस आउट हो जा रहे हैं, है ना। बेनिफिशरीज मिस आउट हो रहे हैं, फिर मिडिल मैन की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, चाहे डीबीटी हो रहा है बट स्टिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम को हम एक्चुअली ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन था, प्रोबेबल क्वेश्चन। आई डिडंट गेट द चांस टू स्पीक अप, बट ये क्वेश्चन है एंड एक्चुअली इट्स हिटिंग द कंट्री। ये हमें इकोनॉमिकली भी परेशान कर रहा है क्योंकि इतने बेनिफिशरीज एक्चुअल में भी नहीं है जितना हमारा फंड एलोकेट हो रहा है उसको। तो जो हमारा फ़ंड कैपिटल फॉर्मेशन में यूज़ होना चाहिए, मान लीजिए ये एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है क्योंकि सब्सिडीज़ मिल रही हैं तो फार्मर्स से फिर बफर स्टॉक लिया जा रहा है। तो ये जो कैपिटल एक्यूमुलेशन, कैपिटल फॉर्मेशन में हमारा पैसा लगना चाहिए, वो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में जा रहा है, बिना इस ग्राउंड लेवल चेकिंग के कि एक्चुअल बेनिफिशरीज कितने हैं। क्या उस जो
हमारे निचले स्तर पर जो आदमी है उसके ऊपर उस बेनिफिट का लाभ हो पा रहा है कि यस उन्होंने बताया कि जैसे आप बहुत जैसे द पावर ऑफ स्मॉल थिंग्स, आप बहुत छोटी चीज़ें कर सकते हैं। दैट आप एक लिस्ट लगाइए, ये बहुत कॉस्ट कम में हो जाएगा कि आप एक लिस्ट लगाइए जिसमें सारे बेनिफिशरीज़ का नाम हो, जिससे अवेयरनेस बढ़े, कम से कम बेनिफिशरीज़ को पता हो कि हाँ हम बेनिफिशरीज़ हैं और हम ये डिमांड कर सकते हैं कि हमारा राइट है, हमें मिलना चाहिए। लेकिन जब लोगों को पता ही नहीं है कि हम बेनिफिशरीज़ हैं या नहीं हैं, तो इसीलिए जो ये डाइवर्ट हो रहे हैं फंड्स, ये बहुत अलग जगह डाइवर्ट हो जा रहे हैं। तो यही है मेरा स्टेक इस पे। आपने अभी जो मैम ने सलोनी जी ने जो क्वेश्चंस उठाए, आप एज ए यूथ इस क्वेश्चंस को आप कैसे देख रहे हो? क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर एक यूथ उठा रहा है, आपके मन में जाहिर सी बात है और अन्य प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न ये, आप इन क्वेश्चंस से कितना सहमत हैं? दूसरा प्रश्न है कि आपके क्या प्रश्न हो सकते हैं? आप जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही है सलोनी ने कि इंडिया में पॉलिसीज़ तो बहुत हैं देखिए जो, बट लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ट्रांसपेरेंसी और ग्राउंड लेवल तक वर्क, और देयर एक कॉन्फ्लिक्ट भी है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, नो डाउट। क्योंकि कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज़ भी ला रही है तो लाइक वेस्ट बंगाल में आप देखिए इम्प्लीमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छी पॉलिसीज़ मे बी पॉलिटिकल फैक्टर अलग रखिए, बट पॉलिसीज़ का बहुत फ़र्क है और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई पॉलिसीज़ के हम ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल देख ही नहीं पाते हैं। बट जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो ग्राउंड लेवल तक होनी चाहिए, जो कोई भी स्टेट का कोई भी देख सके कि कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कंपैरिजन कर सकते हैं कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये तो फैक्टर है। और मेरा अगर ये प्रश्न होता अभिजीत बनर्जी से, मैं तो बहुत फ़ैन हूँ उनका, बट लेकिन अगर मैं क्वेश्चन नहीं मिल पाया। हाँ, ये प्रोग्राम थोड़ा और लंबा होना चाहिए था, लेकिन बहुत शॉर्ट था, लेकिन उनके पास भी टाइम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम होता तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का होता कि पॉवर्टी को कैसे कम किया जाए इंडिया में, और प्रैक्टिकलिटी हम वो एजुकेशन लेवल को लाते हैं कि एजुकेशन लेवल एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा बढ़े, क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम मिल रही है इंडिया में। आज भी आप यूनिवर्सिटीज़ IITs और IIM को छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि वो AI और कंटेंट क्रिएशन पर अलग से बजट बजाए हैं। देखिए बजट का क्या फैक्टर है कि कल निर्मला सीतारमण जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने लाया है ये बजट, तो 48-50 आवर्स तो लगेंगे इसको पूरा एनालिसिस करने में, क्योंकि हम तुरंत कोई भी बजट का हम प्रॉन कॉन्स देख नहीं सकते हैं। और अभी आपने बजट अभी कल पेश हुआ, और आज इकोनॉमिस्ट, बहुत ही रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी का भी लेक्चर हुआ। क्या लगता है आपको कि बजट में ऐसी क्या खामियां रह गई हैं जो आप एज ए यूथ होने के नाते आपको लगता है ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए और वो ना हो पाई? सर अभी अगर बजट का देखा जाए तो अभी तो उसको अच्छे से उसको एक बार फिर रिव्यू, उसको पढ़ना, उसको समझना, तो अभी उस जानने के लिए तो अभी बहुत टाइम है, उसको अभी रिव्यू होने में ही टाइम है। पर एज अ यूथ उस बजट के लिए देखा जाए तो उसमें मिडिल क्लास के लिए क्या है, वहाँ पे उसमें मतलब जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें दिखनी चाहिए वो भी नहीं उधर दिखती हैं। और जैसे आज के लेक्चर में भी प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी ने काफ़ी अच्छी चीज़ें कही थी कि जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल थिंग्स। उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो कंट्री है इस टाइम पे, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द ब्रॉड थिंग्स एंड वी आर जस्ट लीविंग बिहाइंड द स्मॉल थिंग्स। जो एक्चुअल में हम लोगों को जो करना चाहिए उस पर हम लोग काम नहीं कर रहे। हम लोग सिर्फ ऊपर चीज़ें देखते हैं, ग्राउंड लेवल पे क्या है किसी को कोई मतलब नहीं है। नीदर द पॉलिटिशियंस नीदर द पॉलिसी मेकर्स, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ग्राउंड लेवल पे वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा कि माय कलीग सेड कि पॉलिसीज़ जो इम्प्लीमेंट होती हैं, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन होता है, पर ग्राउंड लेवल में उसकी स्टेट क्या है, ग्राउंड लेवल में वो पहुंच पा रहा है, जो बेनिफिशियरीज़ हैं, जो एक्चुअल में जो उसकी जिनको मिलना चाहिए बेनिफिट, वहाँ तक पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है। देयर आर सर्टन पॉलिसीज़ की जहाँ पे हम देखते हैं कि लोग सिर्फ सेकेंडरी डेटा से ही सारी चीज़ें कंक्लूड कर देते हैं। प्राइमरी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जाके कोई वर्क नहीं करना चाहता है। और सेम थिंग सर ने यहाँ पे ये भी कहा था कि वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन ब्रिंगिंग स्कूल टू द चिल्ड्रन। सर हैव सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट we have focused a lot on bringing school to the children, not bringing children to our school. So this is very important that we, आपने बहुत सही बात कही कि ग्राउंड रियलिटी पे आके हमको काम करना होगा, और हमें ये देखना होगा कि समाज का जो निचला स्तर है वहाँ से उठ करके कैसे वो इंडियन इकोनॉमी तक एक ब्रॉडर लेवल पर पहुँच सके। यानी कि अगर हम ज़ीरो से लेकर के उसको 100 तक पहुँचाएँ, उसको टॉप से बॉटम टू टॉप अगर हम लेकर चलते हैं, तो ये सारे आपने सुना कि हमारे जो यूथ है, प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी के लेक्चर को अटेंड किया इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने अपनी जो ओपिनियन बनाई। इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि ये प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी से पूछना चाहते थे, बट ये नहीं पूछ पाए क्योंकि समय की बाध्यता थी।
और हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर ID गुप्ता जी। हम इनसे जानेंगे कि इंडियन इकॉनमी को लेकर के सर की क्या राय है। सर, अभी जो इंडियन इकॉनमी का जो इस समय क्रेज़ चल रहा है, लाइक इंडियन इकॉनमी के जो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशंस हैं, आपको क्या लग रहा है सर, सबसे ज़्यादा इंडियन इकॉनमी सर इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है स्ट्रेंथन होने? क्योंकि सर हम लोग GDP की बात कर रहे हैं। GDP इस बार हमने भी बजट में सर 7.2% की सर रखने की कोशिश की है कि हम उसको अचीव करेंगे। सर हमारा एक टारगेट है और हम सर 2047 तक विकसित भारत का भी टारगेट अपना अपनाए हैं। सर क्या लग रहा है कि इस समय कैसे उस टारगेट को अचीव कर सकते ताकि हमारे इंडियन इकॉनमी की सर सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है? सर देखो, अगर आप इकनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो इकनॉमिक्स को इन आइसोलेशन नहीं लिया जा सकता है। आपको देखना होगा कि हमारी पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, हमारी सोशल डेवलपमेंट क्या है, सोशल सिस्टम क्या है, ये सब मिला करके साथ में अगर आप देखें हैं तब एक इंटीग्रेटेड पिक्चर आती है कि हमारी सोसाइटी किस तरफ मूव कर रही है, हमारी राजनीति किस तरफ मूव कर रही है और हमारी इकॉनमी किस तरफ मूव कर रही है। पॉलिसीज़ डिसाइड किए जाते हैं पॉलिटिशियंस की तरफ से, और सोसाइटी किस तरफ मूव कर रही है ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, किस बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं। एक ज़माना था नेहरू जी के ज़माने में जबकि जो लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले लोग थे वो प्रोमिनेंट माने जाते थे और वही विद्वान माने जाते थे। इवन राहुल सांकृत्यायन वगैरह जो भी थे, जो कम्युनिज़्म की बात करते थे या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते थे, वो लोग बड़े और इंटेलेक्चुअल माने जाते थे। अब स्थिति दूसरी हो गई है। अब दक्षिणवादी विचारधारा आ गई है और हिंदुत्व और हिंदू समाज की बात कर रहे हैं हम। तो एक तो इस चेंज को आप मार्क करिए आप कि जो हमारा ये समाज है किस तरफ कहाँ था और किस तरफ जा रहा है। दूसरी के इकॉनमी में क्या स्थिति थी, और डिसाइडेडली आप इसमें ये पाते हैं कि उस जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारी आबादी 33-34 करोड़ की थी और इस समय हम 140 करोड़ के आसपास हैं। तो एक ट्रिमेंडस चेंज हुआ है और समस्याएं इतनी बड़ी हो गई हैं कि अगर आज गांधी और नेहरू भी होते तो इन समस्याओं को हल नहीं कर पाते। ये आपको देख के चलना पड़ेगा कि हमारी प्रॉब्लम्स कितनी मल्टीप्लाई कर गई हैं। ओके, अब आप देखिए डेवलपमेंट की प्रोसेस दो तरह से चलती है। कुछ फोर्सेस होते हैं जो इकॉनमी को आगे ले जाते हैं, कुछ फोर्सेस होते हैं जो टांग खींचने वाले या पीछे ले जाने वाले होते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस कहते हैं, या स्प्रेड इफेक्ट एंड बैकवॉश इफेक्ट कहते हैं इसको। तो नेट रिजल्ट जो आता है किसी भी सिस्टम में वो आता है कि क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं और क्या निगेटिव फैक्टर्स हैं, इन दोनों के बैलेंस में क्या निकल के आता है, दैट इज़ द आउटकम। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि डिसाइडेडली हमारी ग्रोथ रेट इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा है। 6.5%, 7% के आसपास की हमारी ग्रोथ रेट चल रही है जो दुनिया में कहीं नहीं है। और हम लोग मूव कर रहे हैं, अभी हमारी 5th इकॉनमी है पूरी दुनिया में, लेकिन अब हम तीसरी इकॉनमी की ओर बढ़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। और डिसाइडेडली ये जो माइक्रो फिगर्स हैं ना, बड़े नंबर्स हैं, इसमें तो हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि यहाँ की आबादी 135-40 करोड़ की है तो पर कैपिटा इनकम इंडेक्स में आप बिल्कुल 134, 35, 140 पे चले आते हैं, तो पता चला कि गरीबी तो अपनी जगह बनी हुई है, हम आगे भी बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ पता चला कि हम बहुत पीछे हैं। तो पर कैपिटा इनकम के क्राइटेरिया पर तो हम बहुत पिछड़े हुए हैं। उसमें अभी जो नोबेल लॉरेट ने यहाँ पर सवाल उठाए कि एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इन बातों को अमर्त्य सेन भी पहले ला चुके हैं और अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ इसी बात पर, वेलफेयर इकोनॉमिक्स पर ही मिली थी और उनका एम्फेसिस इसी बात पर रहा है कि हेल्थ केयर और एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। और हेल्थ केयर और एजुकेशन पर ध्यान नहीं देंगे तो इकॉनमी कभी आगे नहीं बढ़ सकती है और समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। अब आप ये पाते हैं कि एजुकेशन पर जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जितना होना चाहिए था उससे बहुत कम है। 5% हम समझते हैं, 5% से भी लो है या उसके आसपास का है। तो अगर इस पर एजुकेशन पर आप एक्सपेंडिचर कम करते चले जाएंगे तो आपके स्कूल बंद होते चले जाएंगे। तमाम स्कूल लोगों ने बताया कि साहब लाखों स्कूल बंद हो चुके हैं, कई करोड़ लड़के जो हैं स्कूल जाने से हट गए हैं वहाँ पे। ये देखना। दूसरी तरफ आता है हेल्थ केयर की बात यहाँ उठाई गई। हेल्थ केयर में भी हमारी बड़ी मिजरेबल परफॉर्मेंस है। आप सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो वहाँ पर इतनी भीड़ है और वहाँ कोई बेटर केयर नहीं है। तो किसी भी इकॉनमी को डेवलप होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दें।
अब आप कह रहे हैं कोई और सवाल? हाँ, जी जी, मैं सर आपने कहा कि कुछ स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इकोनॉमी को बैक ले आए कुछ आगे ले जाने वाले फोर्सेस होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि वर्ल्ड में हम इस समय 5वें पोजीशन पर हैं। हमारे यहाँ का सेविंग्स का रेट भी बहुत अच्छा है इस वक्त का। ग्रोथ रेट हमारी 7% के आसपास की है 6.5% से जो ज़्यादा ही है। 7% के आसपास की ग्रोथ रेट जो दुनिया में सबसे कहीं भी इतना नहीं है। ये हमारे बैक आगे ले जाने वाले फोर्सेस हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये पाते हैं कि हमारी इकॉनमी जो है वो सर्विसेज ड्रिवन इकॉनमी है। ओके सर। सर्विसेज ड्रिवन इकॉनमी में क्या है कि इनकम जनरेट हो रही है और लेकिन हमारा एग्रीकल्चर पिछड़ा हुआ है, इंडस्ट्री हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है दुनिया का, और हिंदुस्तान के में क्या हुआ कि जो परसेंटेज था यहाँ पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का वो पीछे हो गया और सर्विसेज सेक्टर आगे हो गए। सर्विस सेक्टर में क्या है कि इनकम तो बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। अब इसकी वजह से क्या है कि इन्फ्लेशन हमेशा बना हुआ रहा है और आगे भी बना रहेगा ये। मैं सर आपसे अब सर मैं चाहूँगा कि हमारे कुछ छात्रों के भी सवाल रहे हैं सर, जो कि मैं आपसे सर डायरेक्टली मैं आपके मिल सकूँ। फिलहाल सर आपने जो अभी इंडियन इकोनॉमी पर जो बातचीत की और जिसमें आपने जो इश्यूज़ आपने बताए, जैसे आपने अमर सेन करके लेकर के जो आपने बताया और जो आपने बताया कि लाइक क्या रियल में प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हमें एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए, हमें हेल्थ पर फोकस है, हमें न्यूट्रिशन पर फोकस है, इन सब बातों पर सर आपने जो अपने विचार रखे सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम और एक दो बातें हम और बताना चाहेंगे सर मैं जो है जी निगेटिव फैक्टर्स में वाइड स्प्रेड करप्शन है इस कंट्री में और ये हमारा टांग खींचता है। फंड एलोकेट होते हैं सेंट्रल से लेकिन वो पहुंचते नहीं बेनिफिशियरीज़ के पास में, बीच के लोग ले जाते हैं उसको। तो अगर करप्शन यहाँ पर बना रहेगा तो डेवलपमेंट कभी भी रियल सेंस में नहीं हो पाएगा। आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में हमारे इतने लोगों में कम से कम 30-32% लोग इस प्रकार के हैं जो कि जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। तो ये अगर हमारा पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं जो क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं पार्लियामेंट और काउंसिल हाउसेज में, तो देश का भविष्य क्या होगा, इस पर आपको सोचना पड़ेगा। ये इकोनॉमिक्स नहीं है ये, लेकिन ये हमारे पीछे ले जाने वाले फैक्टर्स हैं। जी सर। सर वही सर आपका शुक्रिया सर। और आपने सर करप्शन पर भी सर जो आपने अभी अपने ओपिनियन दिए सर, बिल्कुल सर निगेटिव फैक्टर्स, और ये हमारे ऐसे फोर्सेस हैं जो कि हमें पीछे ले जा रहे हैं, हमारी कंट्री को सर डेवलप करने में बहुत बड़े बाधक हैं। सर हम आपसे और तमाम मुद्दों पर सब बातचीत करने के लिए फिर से मौजूद हम आपके बीच आएंगे सर। और आपने देखा अभी प्रोफेसर आई डी गुप्ता सर जिन्होंने बताया कि क्या इस समय जो है ड्रॉबैक्स हैं इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, जो अभी इसको काम करने की ज़रूरत है, और हम ऐसे तमाम कवरेज लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रखर शुक्ला। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।